नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर एपी सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं लॉ सेमेस्टर कॉन्सेप्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में। मुझे जिम्मेदारी मिली है बीएनएसएस की, मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मैं प्रोसीजरल लॉ में आपको लेकर आगे बढ़ूं। तो पक्के तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस बात की भी मुझे खुशी है कि पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला ने पहली बार इस देश में उन स्टूडेंट्स का कॉग्निजेंस लिया जो सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं। तो अभी तक तो जो सारे एंडेवर थे वो जुडिशियल सर्विस के लिए थे, एपीओ के लिए थे, लेकिन बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और चूंकि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो पक्के तौर पर जो मेरी रणनीति होगी, जो मेरा स्ट्रक्चर होगा, जो मेरे मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होगा, वो आपसे अच्छा होगा। आपसे अच्छा इन द सेंस कि भाई अभी आप पढ़ रहे हो तो आप विश्वास करना इस स्ट्रक्चर पर, इस स्ट्रैटेजी पर। हमने बहुत सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सिलेबस को रिव्यू किया है और जो एक कॉमन फ्रेमवर्क मिला, एक सेम पेज मिला कि भाई ये सारी चीज़ें तो आ ही रही हैं जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिकमेंडेड सिलेबस है। तो हम लोग आज बीएनएसएस के इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 बीएनएसएस इंट्रोडक्शन। किसी जमाने में सीआरपीसी हुआ करता था, खैर कोई बात नहीं, बदलेंगे तभी तो लिविंग डाइवर्सिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड से जुड़ी जो फंक्शन है, क्रिमिनल कोड की जो पावर है, इन सारे विषयों को पढ़ेंगे। मेरा नाम मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर एपी सिंह। ये कुछ बेसिक क्रेडेंशियल्स हैं, मेरी एक्सीलेंस हैं, आपको पता होना चाहिए बेटा, है ना। आप किस व्यक्ति से पढ़ रहे हैं? तो मेरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ में एक्सपर्टीज़ है। मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फॉर्मर प्रोफेसर भी रहा हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आप मुझे देखते होंगे यूआईटी पर, तो इतना आपको पता होगा। हाँ, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप मुझसे कैसे जुड़ेंगे। ये मेरा पीडब्ल्यू का ऑफिशियल चैनल है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। मैं शुरू करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक मेरे साथ आगे बढ़ना। देखो, जब भी मैं फाउंडेशन बैचेस में सीआरपीसी पढ़ाता हूँ, बीएनएसएस पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ कि सारे लोग कहते हैं अजमल कसाब को या जो दूसरे टेररिस्ट हैं इतना समय क्यों लगा सजा देने में। अजमल कसाब ने जो हत्याएं की, जो मर्डर किया, वो तो यार कैमरे के सामने किया, क्लिंचिंग एविडेंस था, हजारों आई विटनेस थे। मैं उनको कहता हूं बीएनएसएस के इंपॉर्टेंस समझाते हुए, सीआरपीसी के इंपॉर्टेंस समझाते हुए कि मेरा देश डेमोक्रेटिक देश है, मेरा देश रूल ऑफ लॉ वाला देश है, विधि के शासन वाला देश है। भले प्रत्यक्ष तौर पर हमें पता है कि कौन मर्डरर है, कौन रेपिस्ट है, कौन देश के खिलाफ आवाज उठा रहा है, मतलब जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे अपराधियों को भी, ऐसे व्यक्तियों को भी हम वो सारे सेफगार्ड देते हैं जो एक आम व्यक्ति को मिलेगा। मतलब जो किसी भी देश के लिए एक बिलो द बेल्ट वाली सिचुएशन थी। भाई अजमल कसाब ने जो किया, उसके बाद किसी भी देश का जो, जिसे कहते हैं पेशेंस, आपको संयम टूट जाएगा। कहेगा अरे चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो, इन सबको फांसी चढ़ा दो। कहा नहीं, बिलो द बेल्ट हम कभी नहीं जाएंगे, कितना भी खतरनाक अपराध क्यों ना हो जाए, क्योंकि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है हर व्यक्ति इनोसेंस है और हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को वो सारे सेफगार्ड, वो सारे प्रिविलेज मिलने चाहिए जो एक आम को मिलता है। यही वेलफेयर स्टेट है, यही रूल ऑफ लॉ है। ये आपके सीआरपीसी का क्रेडिट है, ये आपके बीएनएसएस का क्रेडिट है कि वो कोई भेदभाव बेटा नहीं करता। तो जब हम सीआरपीसी या बीएनएसएस के ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आप बीएन पांडे साहब को पढ़ लो, टकमानी को पढ़ लो, रतनलाल धीराराज को पढ़ लो, केलकर को पढ़ लो, आप किसी को भी पढ़ लो, बीएनएसएस का इंपॉर्टेंस इस बात में अंतर्निहित है, इंप्लिसिट है कि मेरा जो क्रिमिनल लॉ है, जैसे आप इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर सफलता की बात करेंगे तो बेसिकली आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो आपका एडजेक्टिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ है, सीआरपीसी, बीएनएसएस, ये कितना ताकतवर है, ये कितने बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो जो सब्सटेंशियल लॉ है, जो सब्सटेंशियल लॉ है, उसकी सक्सेस बेटा प्रोसीजरल लॉ पे टिकी होती है। मैं कहता हूं आप बड़ी से बड़ी सजा दे डालो, लेकिन अगर आपने प्रोसीजरल लैप्सेस किए तो फिर फायदा क्या आजादी का, फायदा क्या संविधान का, फायदा क्या रूल ऑफ लॉ का, फायदा क्या फंडामेंटल राइट का। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। लेकिन
इन सारे विषयों के साथ अगर एग्जामिनेशन, अब फाउंडेशन बैच होता है तो पढ़ाने का तरीका बदल जाता है, तो मैं बहुत डीप डाइव नहीं करना चाहूँगा, जितनी आपको ज़रूरत है केवल उतना ही सर्व करूँगा। अगर आप जैसे सीआरपीसी में हम कहते थे 484 सेक्शन, 37 चैप्टर, बीएनएसएस में भी 528 सेक्शन है। आप अगर बीएनएसएस के, सीआरपीसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स मुझसे पूछना चाहें और इसे याद भी कर लो, भाई आज सेमेस्टर के लिए याद कर लो, कल यही आपको पीसीएसजे में मदद करेगा। तो बीएनएसएस का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है बेटा, वो है क्राइम डिटेक्शन। जैसे चैप्टर 12 नंबर 12 में हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो ये पता करना कि यदि अपराध हुआ है तो वह अपराध किसने किया है। रेफरेंस के लिए लिख देता हूं चैप्टर नंबर 12। दूसरा विषय है अरेस्ट करना। भाई पुलिस गिरफ्तार करती है, जोगिंदर कुमार का मैं आपको केस पढ़ाऊंगा, पुलिस की पावर है गिरफ्तार करने की। अगर पुलिस चैप्टर 5 में गिरफ्तार कर रही है तो गिरफ्तारी भी बीएनएसएस का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन गिरफ्तारी सेफगार्ड्स के साथ होनी चाहिए, है ना। कब होगी, क्यों होगी, होगी तो क्या होगा, नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। डीके बसु, जोगिंदर कुमार, रमेश वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, बहुत सारे जजमेंट्स में आपको यह अरेस्ट में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो अरेस्ट करना भी सीआरपीसी का एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बेटा लॉ तो होना चाहिए ना, प्रोसीजरल गाइडलाइंस तो होनी चाहिए। वो कहां है, वो सीआरपीसी में है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। भाई मैंने कहा कि दुर्दांत से दुर्दांत खतरनाक अपराधी होगा, यदि उसे सजा देनी है तो भाई एविडेंसेस के आधार पे दोगे। राजा रजवाड़ा, नवाबों और अंग्रेजों की मेयर अदालत तो है नहीं, जब जिसका मन चाहा उसको उठा के सजा दे दिया। हर व्यक्ति के जुर्म को साबित करना होगा, जब तक साबित नहीं करोगे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूविंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसके साथ रहेगा। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस कैसे होगा, उसमें क्या सेफगार्ड्स हैं, पुलिस क्या करेगी क्या नहीं करेगी। चौथा ऑब्जेक्टिव हो सकता है डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट, कि भाई अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे किस तरीके से हम दोषी बनाएंगे। भाई पहले संज्ञान लिया जाएगा, चार्जशीट जब पुलिस फाइल करेगी उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग होगी, चार्ज फ्रेमिंग पे सुनवाई होगी, प्ली ऑफ गिल्ट लिया जाएगा, प्रोसिक्यूशन को बुलाया जाएगा, डिफेंस को बुलाया जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो गिल्ट का डिटर्मिनेशन का जो मोडस ऑपरेंडाई है, यह भी आपके बीएनएसएस का बेटा एक वाइटल ऑब्जेक्टिव है। और क्या हो सकता है, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट के साथ डिटर्मिनेशन ऑफ इनोसेंस। आप लोगों ने हिंदी मूवीज में बचपन से ये डायलॉग सुना होगा, 100 गुनहगार छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा न। सही बोल रहे हैं वो सब। सीआरपीसी और बीएनएसएस के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि भैया कोई व्यक्ति इनोसेंट है तो उसे मौका मिलना चाहिए ना। जो सेक्शन 300 सीआरपीसी में पढ़ते थे कि एक अपराध की एक सजा, एक बार एक्विटल हो गया, एक बार कन्विक्शन हो गया तो उसी फैक्ट एंड एविडेंसेस पर दोबारा एक्विटल कन्विक्शन ट्रायल की नौबत नहीं आएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ इनोसेंस, यह भी बीएनएसएस का ऑब्जेक्टिव है। और अंतोगतवा जो पनिशमेंट है, ठीक है ना, तो मैं मानता हूं इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर पनिशमेंट भी बीएनएसएस का ऑब्जेक्टिव है। हमें रूल ऑफ लॉ, वेलफेयर स्टेट में केवल पनिशमेंट से मतलब नहीं है, हमें प्रॉपर पनिशमेंट से मतलब है। भाई आप सीआरपीसी बीएनएसएस में पढ़ते होंगे कि जब भी पनिशमेंट दी जाती है, जब भी सेंटेंस वगैरह रिकॉर्ड की जाती है, तो एक बार फिर से मौका दिया जाता है एक्यूज्ड को, हाँ भैया कुछ बोलना है तो बता दो। प्रीवियस कन्विक्शन में आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 211 क्लॉज 7 सीआरपीसी, उसी के काउंटर पार्ट बीएनएसएस में, कि कहा जाता है कि अगर पहले सजा मिली है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, सजा देने के बाद फिर पूछा जाएगा प्रोसिक्यूशन से क्या ये पहले भी एक बार सजा पा चुके हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर तो कहेगा। मतलब कहने का ये है, शॉर्ट में बता रहा हूं, पनिशमेंट देना नहीं है ऑब्जेक्टिव, प्रॉपर पनिशमेंट किस तरीके से दी जाए। भाई आप लोग पढ़ते हैं सेशन जज जो है वो कैपिटल पनिशमेंट देता है, लेकिन दैट शुड बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। तो कैपिटल पनिशमेंट पनिशमेंट है, लेकिन उसे हाई कोर्ट कंफर्म करेगा, ये प्रॉपर मोडस ऑपरेंडाई है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं बीएनएसएस के, आपको हमेशा ध्यान रखना है। और चूंकि बीएनएसएस एक एडजेक्टिव लॉ है, एक मशीनरी है, एक टूल है, जो हमारा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा बीएनएस है, उसे इम्प्लीमेंट करने का आपने लॉ फैकल्टीज में भी इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा, ठीक है।
तो आप इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे और इस ऑब्जेक्टिव के साथ जब भी आप कोई आंसर राइटिंग करेंगे, आपकी आंसर राइटिंग बढ़िया होगी, क्योंकि आपको एक रास्ता मिल रहा है ना, प्रेम्बल मिल रहा है कि इस ऑफिसर ने ऑब्जेक्टिव बताया है, ये क्वेश्चन पूछा है और इस ऑब्जेक्टिव के कोरोबरेट करके हमको अपना आंसर लिखना है। तो बेसिकली बीएनएसएस में आप जो भी पढ़ेंगे, उदाहरण के लिए आप मेरे साथ अरेस्ट पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, ट्रायल तो संभवतः आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं आपको बहुत सारे सेफगार्ड्स बताऊंगा। अंग्रेजों के ज़माने में जो 250-300 साल का कॉलोनियल पीरियड था, जो गुलामी थी, जिसमें 3.5 करोड़ लोग इस देश के मर गए, इतना अत्याचार, इतनी एट्रोसिटी, इतने वॉल्यूशन हुए हमारी ह्यूमन राइट्स के कि भैया कहा गया जब सीआरपीसी बनी, जब देश आज़ाद हुआ और सीआरपीसी को रीडिफाइन किया गया 1973 में, फिर उसके बाद 2005 का अमेंडमेंट, 2010 का अमेंडमेंट, 13 का अमेंडमेंट, फिर बीएनएसएस आया, कहा गया सीआरपीसी में एक बेहतरीन मशीनरी को इस्टेब्लिश करना है कि जो ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन है वो ना हो, पॉसिबल हार्म्स ना हो, क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल में अंतर किया जाए, ठीक है ना। और अगर किसी भी अथॉरिटी को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, अगर उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है तो उस डिस्क्रिशनरी पावर को भी अकाउंटेबल बनाया जाए। मतलब इन शॉर्ट बीएनएसएस में, सीआरपीसी में बेटा पूरी कोशिश की गई कि जो नेचुरल जस्टिस के एलिमेंट्स हैं, जो आप आर्टिकल 21 में पॉसिबली पढ़े भी होंगे, जितने एलिमेंट हैं नेचुरल जस्टिस के, उन सारे एलिमेंट्स को बीएनएसएस सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट किया जाए, ठीक है ना। नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक न्याय लिखा तो नहीं रहता है, आपको पता है, लेकिन कुछ नियम हमें पता है। जैसे मैंने कहा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रूविंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अ पर्सन कैन नॉट बी जज इन हिज ओन केस, ऐसे करके नेचुरल जस्टिस के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो ये सीआरपीसी का ऑब्जेक्टिव है। और इंपॉर्टेंस अगर आपको सीआरपीसी का इस मैनर में भी अप्रिशिएट करना है कि भैया आप ये समझिए कि आपके देश में 1-1.5 करोड़ मुकदमे सिविल नेचर के होते हैं, और उसी का काउंटर पार्ट अगर आप एनसीआरबी के डेटा को अप्रिशिएट करेंगे तो 3 से 3.5 करोड़ मुकदमे हर साल अपराध से जुड़े होते हैं। अब आप सोच लो सिविल केसेस से कितना महत्वपूर्ण है क्रिमिनल केस है। भाई सिविल केस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी चली जाएगी, लीगल राइट का वॉल्यूशन हो जाएगा, रेपुटेशन का वॉल्यूशन हो जाएगा, यही ना होगा। लेकिन अगर क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके राइट्स का वॉल्यूशन हुआ तो ताउम्र सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी कि नहीं काटनी पड़ेगी। तो क्रिमिनल केसेस की ग्रेविटी जो होती है बेटा बड़ी खतरनाक होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। और दुनिया भर के जजमेंट्स हैं, लाइक नीलबती बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मेनका गांधी, सुनील बत्रा, हुसैनारा खातून, ये सब कुछ जुड़े हैं सीआरपीसी की इंपॉर्टेंस से, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर आप सीआरपीसी का अप्रिशिएट करना चाहें तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं, ठीक है, कि जो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो लॉ ऑफ द लैंड है, उससे बड़ा तो कोई लॉ है नहीं इस देश में, और सारे लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कंसोनेंस में रहना है, ठीक है। जितने भी लॉज इस देश में चल रहे हैं 1, 2, 3, 9 अप्रोक्स इस देश में लॉ, ठीक है, उन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कंसोनेंस में रहना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो गोल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपको इस देश के हर कानून में मिलेंगे। सीआरपीसी में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को खोजने की कोशिश करेंगे बेटा तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 के जो तीनों क्लॉज हैं, इनफैक्ट जब आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करते हैं, डबल जियोपार्डी की बात करते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन को पढ़ते हैं, ये सब आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रोसीजर के जस्ट, फेयर, रीजनेबल होने की बात करते हैं। चौबीस घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने की बात करते हैं। पुलिस जब गिरफ्तार करे तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने की बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 में।
गिरफ्तारी के बाद इंटेरोगेशन के दौरान लॉयर्स के होने के फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। ये सारे प्रोविज़न आपको सीआरपीसी में मिलेंगे, लेकिन आए कहाँ से हैं? आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, है ना, आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीआरपीसी से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को रियलाइज करना है। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 22, ठीक है। आर्टिकल 21 में बेटा लाइफ है, लिबर्टी है, डायरेक्टली जुड़ी है अरेस्ट से, इन्वेस्टिगेशन से, ट्रायल से। आर्टिकल नंबर 22, फिर आर्टिकल नंबर डीपीएसपी में 39A भी है, जो हुसैनरा खातून सुनील बत्रा के बाद फंडामेंटल राइट बन गया, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जिसे आप सीआरपीसी में सेक्शन 304 में अप्रिशिएट करते हैं। तो ये सारे फंडामेंटल राइट सीआरपीसी में अलग अलग जगहों पर हैं और सीआरपीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस को लेट डाउन करते हैं। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? जो मेरा फाउंडेशन बैच होता है, मैं 2 से ढाई घंटा इन चीज़ों को पढ़ाता हूँ, लेकिन वो जुडिशियल सर्विस के पर्सपेक्टिव में होता है। ज़रूरी है बहुत डीप डाइव करना, लेकिन आपके लिए भी ज़रूरी है कि जब आप इक्वल जस्टिस की बात करेंगे, फ्री लीगल एड की बात करेंगे, स्पीडी ट्रायल की बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं आपके सीआरपीसी के आत्मा से जुड़े हैं, सोल से जुड़े हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्लान था, वो हमारा प्लान कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हुआ था कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ सीआरपीसी के जो संभावित पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जो लगातार पूछे जाते हैं। अब यार देखो, एलएलबी में तो आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, और आप बहुत सारे बच्चे जो स्मार्ट हैं, जो तेज हैं पढ़ने में, वो तो पेपर को फॉरकास्ट भी कर लेते हैं क्या पूछा जाने वाला है ना। एलएलबी में तो ये कर सकते हैं। तो जो सबसे स्ट्रांगली जिन सवालों की पॉसिबिलिटी है एग्जामिनेशंस में आने की, उनके कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और इस बात की गारंटी है कि जब हम लोग पूरा बीएनएसएस पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स को तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। समझाने की जिम्मेदारी मेरी। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो मेरा टेलीग्राम 24/7 खुला रहता है, आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में एक इशू रहता है मेरे जैसे टीचर के साथ कि मैं बड़ा उस विचारधारा में विश्वास करने वाला एजुकेटर हूं जो बच्चों से डायलॉग करता है, संवाद करता है, बात करता है। तो मेरी आदत भी है, मतलब मेरी आदत है लगातार मैं एक विंडो पे पढ़ाता हूं, दूसरे विंडो पे जाकर कमेंट लेता हूं, लेकिन आपके साथ तो ये संभव है नहीं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा आपके फीडबैक का अपने टेलीग्राम पर, आपके डाउट्स का, क्योंकि डाउट्स उसी स्टूडेंट को होगा जो पढ़ेगा, मैं ये मान के चलता हूँ। तो भैया इस तरीके से पढ़ना कि आपके मन में सवाल उठे, ठीक है। तो देखो ये जो मेरी स्लाइड है, ये भारत की सरकार की स्लाइड है, मेरी नहीं है रे बेटा। ये एनसीईआरटी अपने बच्चों को समझा रही है, ठीक है। तो मैंने कहा इसे भी लेकर चलते हैं। देखो क्या लिखती है एनसीईआरटी, भारत की सरकार किस तरीके से बीएनएसएस के इंट्रोडक्शन को देश के बच्चों के सामने रखना चाहती है, आपके लिए भी रेलिवेंट है, और आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। जो मेरा है वो तेरा है, क्यों? The government of India had recently enacted the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये तो आपको पता ही है, महत्वपूर्ण। This संहिता would facilitate in translating the commitment to justice, social, economical, political। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, आपको प्रेम्बल में मिलेगा, लेकिन बीएनएसएस का भी ये ऑब्जेक्टिव है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय किया जा सके। आप कहेंगे राजनीतिक न्याय कैसे हो सकता है? अच्छा, एमपी एमएलए कोर्ट नहीं लगती है, बताओ। आप कहेंगे सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है? लीगल एड क्या कर रही है, लोक अदालत क्या कर रही है? ये बड़े बड़े लॉयर्स दिए जाते हैं ना गरीब तबके के लोगों को, संसाधन विहीन लोगों को। सीआरपीसी का ऑब्जेक्टिव है जस्टिस को स्टैब्लिश करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये बीएनएसएस में सफिशिएंटली इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। तमाम प्रोविजंस हम लोग पढ़ेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। Additionally, it would also facilitate in ensuring equality and fraternity to all the citizen of the country। citizen क्या भैया, नॉन सिटीजन भी। मैंने आपको शुरू में ही अजमल कसाब का उदाहरण दिया है ना। तो वो जो बुरहान वानी मारा गया,
मैं कहता हूं अगर बुरहान वानी जैसा टेररिस्ट भी पकड़ा जाता तो उसे भी बेटा सीआरपीसी इक्वली ट्रीट करती, है ना। तो जो भी सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, उन सभी के साथ बेटा समानता के साथ, बंधुत्व के साथ, मतलब अरे तुम इस धर्म के हो, तुमको पकड़ के सजा देते हैं। अरे कहाँ गया सेकुलरिज्म, कहाँ गई फ्रेटर्निटी? तुम छोटी जाति के हो, अरे इसको सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तो गंवार है, छोटी जाति का है, आदिवासी है, एससी है। ना 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 ना, डायस पर बैठा हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीआरपीसी बेटा कहती है आप भेदभाव नहीं कर सकते, मैंडेट है उसके ऊपर। तो ये कहां से आया? ये आपके सीआरपीसी बीएनएसएस से आया। This Sanhita would also help in promoting the fundamental duties as mentioned in the Constitution of India। तो भैया सीआरपीसी हमें यह भी बतलाती है क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपराध की सूचना दे देनी है पुलिस को। अगर पब्लिक सर्वेंट आपसे मदद मांगता है इन एप्रीहेंशन ऑफ द क्राइम, तो आपको मदद करनी है। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी से निकले हैं और बीएनएसएस का पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे। It would help in translating the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, renouncing practice derogatory to the dignity of the women। Renouncing practice derogatory to the dignity of women, फंडामेंटल ड्यूटी उठा के पढ़ लो, पार्ट 4A का सिंपल इनकॉर्पोरेशन वहां से लिया गया, यहां पेस्ट कर दिया गया। बीएनएसएस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जेंडर जस्टिस को लेकर जितने ऑफेंसेस महिलाओं के खिलाफ होते हैं, रेप वगैरह, हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, क्रुएल्टी, बीएनएसएस में बेटा भर भर के प्रोविजन है। आप कहेंगे ये तो हमको पता ही है, महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोविजन है क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में ऐसा लिखा है क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। है क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 में हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि सीआरपीसी मतलब ये जो बीएनएसएस है, ये बेटा रेप्लिकेट कर रही है संविधान को। पहले इम्प्लिसिट मैनर में काफी एक्सटेंड तक करती थी, अब तो इतने प्रोविजंस हैं। आप कहेंगे सर छोटा भाई है संविधान का। तो बीएनएसएस के 4 पिलर्स हैं। सेटिंग टाइमलाइन फॉर रिड्रेसल ऑफ क्राइम। पहले बेटा इन्वेस्टिगेशन बहुत दिन में होती थी, कोई जवाबदेही नहीं थी, ट्रायल बहुत दिन में चलते थे, खत्म होते थे, अपील बहुत दिन में डिस्पोज होती थी। बीएनएसएस ने सफिशिएंटली कंप्लायंस किया इन सारे विषयों का, और बहुत सारे प्रोविजंस मैं आपको बताने वाला हूं जहां पर टाइमलाइन बता दिया गया। इन्वेस्टिगेशन इतने दिनों में ख़त्म कर लो, ट्रायल इतने दिनों में ख़त्म कर लो, चार्ज फ्रेमिंग इतने दिनों में ख़त्म कर लो, फॉरेंसिक से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन इतने दिनों में ख़त्म कर लो, मेडिकल एग्जाम। मतलब आप कहेंगे वाह टाइम बाउंड मैनर। हाँ, जैसे अभी एक जजमेंट आपने पढ़ा ना, तमिलनाडु के जो गवर्नर है डी रवि, आप देखना मैंने वाईटी पर उसको रिकॉर्ड किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर कितने दिनों में अपनी एसेंट देगा। संविधान में नहीं लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। तो उसी तरीके से टाइम लिमिट सेट कर दी गई है कि जल्दी जल्दी स्पीडी डिस्पोजल हो। टेक्नोलॉजी इन दी लॉ, आपको पता होगा बेटा अब तो सम्मन वगैरह व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है, केस की डिटेल व्हाट्सएप पर आ जाती है। व्हाट्सएप भी तो टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। तो सफिशिएंटली प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है फॉर इंश्योरिंग द बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। बीएनएसएस में बहुत सारे प्रोविजंस आपको मिलेंगे। स्ट्रीमलाइन द लीगल प्रोसेस, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो, चार्ज फ्रेमिंग हो, प्ली बार्गेनिंग हो, कंपाउंडिंग हो, जितने लीगल प्रोसेस है बेटा कोशिश की गई कि बेहतर तरीके से उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सकते। विक्टिम सेंट्रिक बीएनएसएस जो है बेटा, जो कानून है जो रीड्राफ्ट किया गया, रीडिज़ाइन किया गया, विक्टिम की मानसिक दशा को, विक्टिम की शारीरिक दशा को, फिजिकल स्टेट को, विक्टिम की सामाजिक दशा को, विक्टिम के फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया। विक्टिम, अपराध विक्टिम के खिलाफ हो रहा है भाई, अपराध सोसाइटी के खिलाफ माना जाता है, लेकिन एक्चुअल अपराध जो कमीशन है वो तो किसी व्यक्ति के खिलाफ हो रहा है। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध हो रहा है उसका भला हो, उसको ध्यान में रखकर फैसिलिटेट कर कर बीएनएसएस को डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलो तो रैशनली आप एक बार मेरे साथ पढ़ लें और बेहतर तरीके से अपनी समझ को मजबूत करें बेटा। क्या रैशनली हो सकता है, ये मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वही तो लिखना है आपको, जुडिशियल सर्विस में भी, अपने एग्जाम में भी। दिस संहिता मैंने काफ़ी कुछ इसमें से आपको बता भी दिया। इंट्रोड्यूसेस प्रोसेस दैट टेक इनटू कॉग्निजेंस द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन
who due to diversity of circumstances are victim of crime that affect the physical, emotional well-being of individual as stated in this important enactment. The reason for bringing out this Sanhita is deliver timely justice that is not delayed or denied. In this regard some important cases are being cited as backdrop. मैं बताऊंगा by the timing, ठीक है भैया। हम लोग कहते हैं justice delayed is justice denied। किसी की हत्या हुई 20 साल बाद, जिस व्यक्ति ने हत्या की उसको सजा दी गई, पता चला वो खुद 85 साल का है, क्या तुम उसको सजा दे लोगे? कहाँ मिला जस्टिस? कंपनसेशन के नाम पे 5,000 रुपये मिल गए, कहाँ मिला जस्टिस? तो बिल्कुल मतलब, और जस्टिस होना ही नहीं है, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन, मतलब जस्टिस होता हुआ दिखे, ये प्रतीत हो हमें, अरे साहब जस्टिस हो गया, कहाँ हुआ? हमें तो नहीं दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो बीएनएसएस के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप इसे समझ लें। आपके सिलेबस के कंसोनेंस में इसे डिज़ाइन किया गया है। जर्नल इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ बीएनएसएस, ठीक है, फंक्शनरीज इन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल कोर्ट्स हायरार्की एंड सेंटेंसिंग पावर, ठीक है भैया। तो इन सारे विषयों को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक सवाल जो भारत में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर ना पूछा गया है ना। आप भी अपना पीवाईक्यू जब ओपन करेंगे, आप लोगों के पास किताबें तो होंगी ही। क्या है? डिस्कस द ऑब्जेक्ट एंड रीजन फॉर द पासिंग ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। तो बहुत जगह पूछा जा चुका है ये सवाल, बहुत जगह पूछा जाएगा ये सवाल, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सेमेस्टर में हैं। अब आप समझिए, अभी तक एपी सर ने जो 15-20 मिनट में आपसे बोला, भाई ठीक है, वो तो एपी सर एक्सपर्ट हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बोल देंगे, और हम तो 2-2, 3-3 घंटा बोल सकते हैं। आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए, है ना। आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए कि आप उसे कॉपी करें, पेस्ट करें, रट्टा मारें, एग्जाम दे के आए, अच्छा नंबर पाएं। बाकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि किताबों में तो बहुत कुछ दिया है। तो फिर क्या फ़ायदा पीडब्ल्यू का, फिर क्या फ़ायदा डॉक्टर एपी सिंह? तो चलिए, एक सवाल है, सवाल का प्रेम्बल मैंने आपको बता दिया कि ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि भैया बीएनएसएस का ऑब्जेक्ट और रीज़न बता दीजिए। आपसे सवाल, अब जो भी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, जिस तरीके का आपका पैटर्न हो एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रेफर्ड एज संहिता हेयर इन आफ्टर, ऐसे ही लिखना एग्जामिनेशन में, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख दो संहिता, काम चल जाएगा, एग्जामिनर भी खुश होगा। इज अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट रिप्रेजेंट मेजर रिफॉर्म इन इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये आपको लिखना पड़ेगा भैया, ये रिफॉर्मेटिव कानून है। वक्फ बोर्ड का कानून आया, मुझसे तमाम टीवी के पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा भैया ये रिफॉर्मेटिव कानून है। ट्रिपल तलाक का कानून रिफॉर्मेटिव है, जुवेनाइल जस्टिस रिफॉर्मेटिव है, पॉश रिफॉर्मेटिव है, पॉस्को रिफॉर्मेटिव है, डाउरी प्रोहिबिशन रिफॉर्मेटिव है। सुधार तो करना पड़ता है ना, क्योंकि देश, समाज, काल, खंड, सोच, संसाधन, जरूरत ये बदलती है अपने को। भैया जो तुम अभी सोच रहे हो 10 साल बाद थोड़ी ना सोचोगे, जो तुम्हारे मम्मी पापा सोच रहे हैं वो तुम थोड़ी ना सोचोगे, जो तुम्हारी अभी जरूरत है 5 साल बाद थोड़ी ना रहेगी, जो समस्या तुम अभी जूझ रहे हो वो 5 साल बाद बदल जाएगी। तो कानून को भी तो बदलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा ये जो संहिता है बेटा, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मेजर रिफॉर्म है, क्योंकि बदलेंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। रिफॉर्म, चेंज ये सोसाइटी के अनुसार होती है, नहीं तो कानून बेकार हो जाएगा, कोई मानेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। This Sanhita is part of a broader set of criminal law reform introduced by Indian government which aims to modernize and improve the existing legal framework. तो भैया ये जो संहिता है ये ब्रॉडर सेट ऑफ क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म का है, भारत की सरकार लेकर आई है कि जो अभी अस्तित्व में लीगल फ्रेमवर्क था
आईपीसी का, सीआरपीसी का, एविडेंस का, एग्जामिनेशन का, पुलिस एक्ट को लेकर, पुलिस रिफॉर्म को लेकर, उसकी पूरी ओवरहॉलिंग करनी थी, है ना। कॉलोनियल पीरियड से जुड़े प्रोविजंस को हटाना था, विक्टिम सेंट्रिक बनाना था, टेक्नोलॉजी को लाना था, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना था, पुलिसिया अत्याचार को कम करना था, ठीक है। तो ये एक ओवरहॉलिंग है, ये एक रिफॉर्म है। तो आपसे एग्जामिनेशन में बीएनएसएस के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। मैं इन शॉर्ट उन सारी ऑब्जेक्टिव्स पर आपके साथ एक बढ़िया डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। आपके साथ एक बढ़िया डिस्कशन करता हूँ, आप मेरे साथ अपने आंसर राइटिंग को इंश्योर करना, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ आपको पक्के तौर पर मिल जाएगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, ये पहला ऑब्जेक्टिव है और यही कारण है बहुत बड़ा इस एक्ट को पारित करने का, ठीक है। The primary object of this Sanhita is to update and modernize the criminal procedure code that had been largely unchanged in the colonial period। ये सब अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे, 1870-72, लॉर्ड मकाले, सेंट स्टेफन है, आज के थोड़ी ना है, लेकिन चलता आया, थोड़े थोड़े बदलाव होते रहे। लेकिन अब ये महसूस किया गया कि भैया 20-25 साल उधर, 100 साल और 25 साल, 150 साल पुराने कानूनों को अब बदल दिया जाए। दुनिया के सारे देशों ने बेटा अपने यहाँ क्रिमिनल जस्टिस में बहुत मेजर रिफॉर्म्स किए, ठीक है। सो द एग्जिस्टिंग सीआरपीसी वाज ड्राफ्टेड, जैसा मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, एंड मैनी ऑफ इट्स प्रोविजन हैड बिकम आउटडेटेड, रिडंडेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रोरी इंडियन सोसाइटी। कंटेम्प्रोरी मतलब समकालीन, समकालीन मतलब बदलता हुआ जो समय है। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि हमें अपने क्रिमिनल प्रोसीजर, एडजेक्टिव प्रोसीजर को मॉडर्नाइज करना था। दूसरा क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। तो भैया संहिता क्या इंश्योर करती है? एज द नेम नागरिक सुरक्षा संहिता सजेस्ट, द संहिता फोकसेस ऑन सिटीजन सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। भैया नाम में ही तो छुपा है सारा नेचर। भारतीय, इंडियन नहीं, भारतीय, आर्टिकल 1 में है ना, भारत शब्द का यूज होगा। आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब एक ऐसी संहिता, एक ऐसा कानून जो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की बात करती है, ठीक है। इट एम्स टू क्रिएट अ मोर रिस्पॉन्सिव एंड सिटीजन फ्रेंडली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट इंश्योर्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ जस्टिस। मैंने आपको बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, ये स्ट्रक्चर है। अगर ये सवाल पूछा गया तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बीएनएसएस को इनेक्ट करने का, बीएनएसएस के रूप में क्रिमिनल प्रोसीजर को रिफॉर्म करने का। वो कैसे भैया? दिस संहिता इंट्रोड्यूसेस प्रोविजन फॉर डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसेस। अभी 4-5 दिन पहले मेरे साथ एक बड़े सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनारस के बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे खोल कर दिखाया अपनी मोबाइल में, ट्रायल फेज में है अभी, कि साहब अब जो हम एविडेंस रहेंगे, देखिए ये एप्लीकेशन है, इसमें रिकॉर्ड करना है। और फिर ऊपर पूछ रहा था कि आपके फोन से डिलीट करना है कि नहीं करना है। कहा कि अब अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 3 साल 4 साल बाद हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रायल तो बहुत दिन तक चलता है। हमसे जब भी पूछा जाएगा तुरंत हम अपनी एप्लीकेशन खोलेंगे और हमको याद आ जाएगा, अच्छा ये सबूत यहां से इस व्यक्ति से इस रूप में हमने इकट्ठा किया था। नीचे कमेंट के लिए भी जगह दी है और उसे सर्वर में सेव कर दिया जाएगा। 50 साल बाद भी देखा जा सकता है। 50-100 साल बाद आप कैसे एविडेंसेस का अप्रेजल करेंगे? कर सकते हैं? नहीं, फाइलें फट जाएंगी, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड तो बना रहेगा। तो इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जैसा मैंने आपको बताया, सम्मन और नोटिस देना। पहले लोग मना कर देते थे, हमको सम्मन नहीं मिला, हमको नोटिस नहीं मिला, हम क्या करें? अब कैसे मना करोगे? डबल टिक हो जाएगा। कैसे मना करोगे भैया? डिलीवरी तो इस्टेब्लिश कर देगा व्हाट्सएप। तो और फास्टन भी है। अब एक आदमी साइकिल से जा रहा है, सम्मन लेके खोज रहा है, शर्मा जी कहाँ रहते हैं भाई? गुप्ता जी। शर्मा जी का पता नहीं चल रहा। अब शर्मा जी का नंबर है, शर्मा जी को व्हाट्सएप कर दिया गया, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग। कोई व्यक्ति भैया दिल्ली में बैठा है, उसको बनारस में हाजिर होना है, कहेगा साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा लीजिए, कोर्ट अलाउ कर देगा। नहीं तो बेचारे को आना पड़ता 15 घंटे की जर्नी करके, हजारों रुपया खर्च करके। बड़े बड़े खतरनाक अपराधी जो जेल से बाहर निकलते हैं पेशी के लिए, उनके पीछे 200, 300 पुलिस वालों की फौज चलती है उनकी सुरक्षा में। बड़े बड़े माफियाओं के बारे में आप जानते होंगे, जो अतीक अहमद जो मारा गया, मुख्तार अंसारी, ऐसे बहुत बड़े बड़े
गुंडे माफियाएं जेल में बंद रहे, बंद हैं। तो कहा भैया क्यों निकाल रहे हो इनको, ये निकलेंगे अपने भी जाएंगे और अगल बगल 10 20 50 लोगों को लेकर जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दो, उसे हम लोग कहते हैं कोर्ट की भाषा में वीसी कराना। तो ये सारे विषय इनकॉर्पोरेट किए गए बीएनएसएस में। तो समझो, नोट्स बनाओ, याद करो, ठीक है। और जैसा मैंने आपसे कहा था, इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रीमलाइन करना, उदाहरण के लिए क्लियरर गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, जो भी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े प्रोसीजर हैं उनकी एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस बेटा इंश्योर की गई। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। इनहेंस अकाउंटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे सीबीसीआईडी हो, चाहे विजिलेंस हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे मतलब जो भी इन्वेस्टिगेटिंग संस्थानें हैं, उनके काम करने के तरीके और उनकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर सफिशिएंट प्रोविजन बीएनएसएस में है कि भैया उनकी जवाबदेही तय हो सके। प्रोविजंस टू प्रिवेंट अननेसेसरी हैरेसमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, सीआरपीसी में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे थ्रू अमेंडमेंट, थ्रू जुडिशियल डिक्टम, लेकिन उसे बीएनएसएस में एक्सप्रेसली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, ठीक है। और क्या ऑब्जेक्टिव है? एड्रेसिंग कंटेम्प्रोरी चैलेंज, मतलब संहिता एम्स टू एड्रेस मॉडर्न डे क्रिमिनल चैलेंजेस इंट्रोड्यूसिंग प्रोविजन फॉर साइबर क्राइम। अब तो सारे अपराध साइबर क्राइम से होते हैं। किसी को फोन करो तो पहले तो 1 मिनट बताया जाता है कि आप डिजिटल अरेस्ट क्यों ना हो। क्यों? समय बदला, सोच बदली, अपराध करने का तरीका बदला, नए नए जुगाड़ आ गए। तो भैया साइबर क्राइम भी तो है, नए जमाने की समस्या है, तो संहिता को खुद को तो बदलना पड़ेगा। संहिता ने खुद को बदला। अपडेटिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू बेल, बेल के सिस्टम को भी ओवरहॉल किया गया। बहुत सारे टर्म्स अनडिफाइंड थे सीआरपीसी में, उनको उनकी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एंटीसिपेटरी बेल को लेकर, है ना, कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट की पावर को लेकर बहुत सारे चेंजेस किए गए, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इसे। स्ट्रेंथनिंग विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है कई दशकों से। आप लोगों ने मूवी देखी होगी दबंग, या कौन सी मूवी थी, अरे जिसमें बच्चा भैया था कानपुर वाला, तो संभवतः दबंग 2, उसमें आपने देखा होगा कि जो बच्चा भैया गुंडा रहता है कानपुर वाला, एक विटनेस उसके खिलाफ गवाही देने जा रहा है, उसको गोली मार देते हैं। होता है ऐसा, ऐसा तुम मत समझना कि पिक्चरों में गलत दिखाया जा रहा है, ये होता है, आपको भी पता होगा। तो विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर बस बेटा बहुत सारे प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया। प्रोवाइडिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन तो अंग्रेजों के जमाने से सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपको इंट्रोडक्शन में इसे समझना होगा। भाई बुराई की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्यों लेकर आए बीएनएसएस? सीआरपीसी में कर देते। मैं मानता हूं मेरी तुम्हारी जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, एलएलबी के जो बच्चे हैं, लेकिन भैया कभी ना कभी किसी न किसी को तो ये कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड वी आर हियर टू सर्व द कंट्री, कि हमें नई चीज़ों को पढ़ना पड़ रहा है। और क्या ऑब्जेक्टिव है? रिड्यूसिंग पेंडेंसी एंड स्पीडिंग अप जस्टिस। तो भैया पेंडेंसी को ख़त्म करना है। हम कहते हैं 3.5-4 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। लोग मर जाते हैं तब जजमेंट आता है, पता चला जिसने अपराध किया वो तो जय जय सीताराम हो गया। क्या होगा? अबेटमेंट हो जाएगा, अपील का अबेटमेंट हो जाएगा, ट्रायल का अबेटमेंट हो जाएगा। तो हमें पेंडेंसी को रिड्यूस करना है, जस्टिस को स्पीड अप करना है। सुप्रीम कोर्ट के प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स हैं बेटा, इसीलिए टाइमलाइन फिक्स कर दी गई। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में 3 ही होती है, मैं लिख देता हूं। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। यह इंश्योर किया गया थ्रू बीएनएसएस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल जल्दी हो, ठीक है। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, जो आम आदमी को समझ में आए, जो पेचीदगी वाला ना हो, जिसमें कम समय जाए। मैकेनिज्म टू रिड्यूस अननेसेसरी एडजमेंट। मैं सेक्शन 309 वगैरह आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, रेफर करूंगा कि रिमांड को में क्या क्या जुगाड़ होते थे, है ना, किस तरीके से एडजमेंट्स लिए जाते थे। कहा नहीं भैया, एडजमेंट्स को लेकर भी, क्योंकि एडजमेंट होगा तो पेंडेंसी आएगी, तो इसको लेकर भी बहुत सारे चेंजेस है। ये भी एक वाइटल ऑब्जेक्टिव था। और स्पीडियर ट्रायल, जो आर्टिकल 21 का पार्ट है कि भैया ट्रायल को जल्दी खत्म करना है। दोषी है तो सजा दो, दोषी नहीं पाया जाता है तो
इनोसेंट को आजाद करो। अलाइनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, भैया जो चीजें सीआरपीसी में इम्प्लिसिट थी बीएनएसएस में उसे एक्सप्रेसली प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया। जो संवैधानिक ऑब्जेक्टिव थे, संवैधानिक प्रिंसिपल थे, उन्हें बीएनएसएस में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। उदाहरण के लिए आप इंडिविजुअल राइट्स की बात कर लो, फेयर ट्रीटमेंट की बात कर लो, आर्बिट्रेरी एक्शंस की बात कर लो, फंडामेंटल राइट्स की बात कर लो, बहुत सारे आपको ऐसे क्लिंचिंग प्रोविजंस मिलेंगे जो आपको लगेगा सीधे संविधान से उठाकर यहां रख दिए गए। ठीक है, तो एक जो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उस क्रिमिनल जस्टिस के पॉइंट को एड्रेस किया गया। तो जो ये लेजिस्लेशन है ये बेटा ब्रॉडर लेवल पर माना जाता है कि एक रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म को पुट फोर्थ करता है, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को पुट फोर्थ करता है, और जो जरूरत थी देश के लोगों की 21वीं शताब्दी में कि जस्टिस के साथ, फेयरनेस के साथ, रीजनेबिलिटी के साथ, इंडिविजुअल डिग्निटी के साथ हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, तो जो जरूरत थी कि साहब एक ऐसा लेजिस्लेशन होना चाहिए, उस जरूरत को एड्रेस किया गया बेटा। ठीक है, तो अब आपके एलएलबी में ऐसा कोई सवाल नहीं आ रहा 15 नंबर का सवाल आ रहा है आपको 4, 5, 6 पन्ने लिखने, नहीं, आपसे ऑब्जेक्टिव इन शॉर्ट पूछा जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव है, जो इंपॉर्टेंस है, वो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो ये पहला सवाल था। जो अगला सवाल होगा आपके बीएनएसएस का, वो इस तरीके से पूछा जाता है कि बीएनएसएस के जो मेजर चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, बीएनएसएस के जो मेजर चैलेंजेस हैं और जो मेजर चेंजेस हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना है, पूरे बीएनएसएस को रिव्यू करके मैं कुछ चेंजेस आपके लिए लाऊंगा, आपको उसे पढ़ लेना है, समझ लेना है। पूरे बीएनएसएस की बात कर रहा हूं, 528 सेक्शन की बात कर रहा हूं कि जहां जहां मेजर चेंजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपको उसका नोट्स दे दूंगा, समझा दूंगा, आप उसे याद कर लेना, बल्ले बल्ले, और पीडब्ल्यू को थैंक्स करना मत भूलना। तो चलो, बहुत बढ़िया, मैंने पहला सवाल आपका तैयार करा दिया, पहला टॉपिक आपका तैयार करा दिया। अब मैं फिर आपसे अगले सवाल में मिलूंगा और अगले सवाल के रूप में बेटा मेजर चेंजेस की चर्चा करूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्द ही दूसरे सवाल के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा, और मीनवाइल आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।